गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे योग वार्ता के इस पहले एपिसोड में। आज हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम सुभाष सर जो है हम सुभाष सर के बारे में जानें और देश योग के बारे में जानें। तो नमस्ते सुभाष सर। नमस्ते सुबेटा, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया, आप बताओ। अच्छा सुभाष सर, पहले मैं आपसे ना ये सवाल करना चाहूँगा, जब मैं पहली बार आपसे मिला था ना तो ऐसा हुआ था कि आपने जय देश योग, तो पहले मुझे अजीब सा लगा कि इनके नाम में भी देश योग है और ये जय देश योग कह रहे हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। तो मतलब वो क्यों क्या कहा जाता है? बेटा, देश योग के बारे में पहले जब देश योग की यात्रा शुरू हुई तो जब भी कोई क्लास खत्म हो तो हम लोग एक प्रेयर करते थे, उसको सरेंडर प्रेयर बोलते हैं। अच्छा। जिसमें हम लोग अपने जो भी सीखा वहाँ पे उस पूरे क्लास में ये रहता था कि हम यहाँ से कोई ईगो लेके नहीं जाएंगे कि हमने ऐसा सीख लिया, बल्कि जो भी सीखा स्वामी विवेकानंद जी, भगवान रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा के चरणों में समर्पित करके जाते थे। तो वो प्रेयर 1-2 मिनट 3 मिनट कोई होती थी। तो कुछ लोग कहते सर प्रेयर बहुत लंबी होती है, उसको हम कुछ शॉर्ट करें क्या? तो फिर हम लोगों ने बहुत चर्चा की इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड प्रेयर है, ऐसी ही होती है। तो फिर किसी ने पूछा अच्छा सर आपने देश योग क्यों नाम रखा? तो फिर मैंने उनको बताया देश योग का नाम इसलिए रखा गया था कि देश योग का मतलब है वह व्यक्ति जिसका एकदम रोम रोम बिल्कुल योग में डूबा है, ऐसा ही व्यक्ति देश योगी है, जो ये करेगा वो देश योग है। फिर जैसे मैंने वहाँ बताया तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, बोले जय देश योग, किसी ने बोल दिया और बस तब से उस सरेंडर प्रेयर हमेशा के लिए जय देश योग हो गई। और पिछले कई सालों से हम लोग जय देश योगी बोलते हैं। जय देश योग जब बोलते हैं तो हम यानी भगवान रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी और माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ये जो देश योग का पूरी जर्नी है, कितने सालों से होगा देश योग यहाँ पे? काफी टाइम से है। हाँ बेटा, ये लगभग 2017 से हम लोग 2017 से। आप देश योगी कैसे बने? देश योग बेटा, मेरा योग में शुरू से इंटरेस्ट था और शुरू में जब गए तो ऐसा कोई इच्छा नहीं था कि ये सब कार्य होगा। शुरू में सिर्फ योग एक पैशन था, मुझे भी सीखने की इच्छा थी, जैसे आपको भी योग सीखने की बहुत इच्छा होगी, मैं भी इसी इच्छा में था। और मौका मिला 2016 में मैं चला गया रामकृष्ण, जो बेलूर मठ है, रामकृष्ण मिशन जो है, वहाँ बेलूर मठ में एक कोर्स में एडमिशन लिया। वहाँ पे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, उसके कोर्स में एडमिशन मिल गया और मैं वहाँ गया। जाते समय भी कुछ ऐसा नहीं था, सिंपली कुछ योग के सीख के आएंगे, लेकिन जब वहाँ गए तो एकदम नई दुनिया सामने निकल के आ गई। जब वहाँ गए मॉन्क्स लोगों से मिले, स्वामी आत्मानंद महाराज जी, हरिहरानंद महाराज जी, विनोद महाराज जी, इन लोगों से मिले, तब समझ में आया अरे मानव जीवन कैसा होता है। फिर एकदम वहाँ से सब कुछ बदल गया। कोई एक साधारण व्यक्ति अगर योग का सही से इस्तेमाल करे तो कैसे वो अपना जीवन भी सही कर सकता है और बाकी लोगों के जीवन में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। बस यहीं से हम योग की यात्रा शुरू हुई और देश योग नाम भी शायद यहीं से आया। देश योग ऐसे हम लोग क्लास में एक बार चर्चा करते रहे तो देश योग नाम कहाँ से आया, मैं इसके बारे में बताऊं कि जब हरिहरानंद महाराज जी क्लास में बैठे थे और वो महाराज जी इस समय नहीं है हमारे बीच, और तो महाराज जी जो हमें पढ़ाते थे लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक क्लास होती थी, एवरी फ्राइडे होती थी। तो वहाँ एक दिन महाराज जी आए और बताने, वो स्वामी विवेकानंद जी का वो चीज़ जिक्र कर रहे थे जब स्वामी जी घूमते घूमते कन्याकुमारी पहुँचे। तो कन्याकुमारी में अगर जिसको आजकल आप लोग विवेकानंद रॉक जानते हैं, अच्छा, तो पहले तो इसका नाम विवेकानंद रॉक नहीं, चट्टान थी जो समुद्र के थोड़ा बीच में थी। स्वामी जी को तैरना आता था, वहाँ पहुँचे तो स्वामी जी तैर के उधर जाने लगे। तो कुछ लोग मना किए कि मत जाओ वहाँ पे। क्यों? तो दूर था, 300-400 मीटर तैर के जाना, खतरा है लोगों को। तो लेकिन स्वामी जी बोले नहीं, मुझे पूरे भारत को जानना है और भारत की वो आखिरी एक लाइन दिख रही है। अच्छा, ये कन्याकुमारी की तरफ। ओके, यानी वहाँ लास्ट में जो है वो चट्टान दिख रही थी। तो स्वामी जी तैर के चले गए, तैर के गए और फिर वहाँ 3 दिन स्वामी जी मेडिटेशन किया वहाँ पे, उसी चट्टान पर रहे, कुछ खाया पिया नहीं। फिर 3 दिन बाद लौट के जब आए तो अब ये कहानी हमें हरिहरानंद महाराज जी वहाँ क्लास में सुना रहे थे। जब स्वामी जी लौट के आए तो लोगों ने पूछा कि क्या किए तुम, वहाँ गए 3 दिन बैठे रहे, कुछ तो किए होगे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, बोले हाँ मैं तो मेडिटेशन किया। तो बोले क्या मेडिटेशन किया? तो स्वामी जी ने बोला कि मैंने ये मेडिटेशन किया कि भारत जो है पहले कैसा था, इतिहास इसका इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ये कैसे क्या रहा है,
और भारत की जो उस समय दुर्दशा थी, उस समय तो अंग्रेजों के गुलाम थे हम, ब्रिटिश राज था। हाँ। तो उस समय वो दुर्दशा कैसे हो गई, इस पे भी स्वामी जी ने मेडिटेशन किया। अब बोले फिर मैंने ये भी मेडिटेशन किया कि भारत फिर से पहले की तरह कैसे हो सकता है, ऐसा स्वामी जी बोले। तो लोग पूछने लगे अच्छा तुम ये कर क्या बताओ, क्या भारत कैसे बन सकता है उस तरह। तो स्वामी जी ने एक फार्मूला बताया। फार्मूला स्वामी जी ने बोला कि भारत अपनी प्राचीन अवस्था को फिर से प्राप्त कर सकता है अगर भारत का हर नागरिक अगले 300 सालों तक अपने सभी भगवान को छोड़ दे और सिर्फ भारत देश को भगवान मान ले। ऐसा स्वामी जी ने फार्मूला दिया। और बोलेगा जब तक भारत के नागरिक ऐसा काम नहीं करेंगे भारत अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। तो उस क्लास में भी बैठा था तो मैं हंसने लगा। जो है मैंने हरिहरन महाराज जी बड़े अच्छे पर्सन थे और बहुत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे और वो गुरु जी थे, हमें हमारा क्लास लेते थे महाराज जी। वहाँ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी थे महाराज जी। तो महाराज जी, मैं हंसने लगा तो महाराज जी क्यों हंस रहे हो सुभाष? तो मैं कहा महाराज जी आप क्या कह रहे हैं कि लोग जो है अपने अपने भगवान को छोड़ के देश को भगवान मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज जी ने मुझे एक ही लाइन पूछा था, सुभाष दुनिया का छोड़ो तुम करोगे क्या, ऐसा मेरी तरफ हाथ करके कहा। बस उसी दिन से शायद वो महाराज जी का वो प्रश्न मेरे अंदर ऐसा बदलाव लाया मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं एकदम परेशान रहा कि महाराज जी ने बोला दुनिया का छोड़ो तुम करोगे कि नहीं, तुम देश को भगवान मानने को तैयार हो कि नहीं, तुम करोगे बस ठीक है। बस उसी दिन से ही देश, वहीं से जब स्वामी जी ने बोला तुम देश को भगवान मानोगे नहीं, तो हमने कहा हाँ हम मानेंगे। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि हाँ हम देश को भगवान मानेंगे। और बस यहीं से देश योग की यात्रा की शुरुआत हुई। पहली बार देश योग, वहीं से देश योग नाम ही वहीं से आया था कि वो देश योगी मतलब वो जिसके रोम रोम में उसका देश बसा हुआ है, पूरे देश के बारे में सोचता हो, वही देश योगी। वैसे ये मतलब कब की बात है? ये मुझे लग रहा है 2016 के दिसंबर की बात है। हम लोग 2016-17 के सत्र में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था और एक सेमेस्टर हमारा खत्म हो गया था, दूसरा सेमेस्टर शायद शुरू हुआ था, तब की बात है। ये योग का जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट जो है ये आमतौर पर नहीं सिखाया जाता है, या फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ हमको योग के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। मेरे लिए तो योग ये है कि मतलब ऐसे करके स्ट्रेचिंग कर लो, वो मेरे लिए योग है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इस सब्जेक्ट की तरफ कैसे गए, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई, और ये जो सब्जेक्ट है योग का ये दरअसल है क्या? क्योंकि अब जैसे मैंने आपसे बातचीत करी तो मुझे ये समझ में आया कि ये सिर्फ स्ट्रेचिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी एक लाइफस्टाइल है, पूरी ज़िंदगी है, वह सात्विकता की पूरी ज़िंदगी है। तो एक तो मुझे पहले इस बारे में बातचीत करते हैं कि आप इस योग की तरफ आप कैसे आए? बेटा इसके बारे में कहूँ तो मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ। हाँ। और मैंने बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की और मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते एक बार ऐसा, फिजिक्स में अब एक विषय होता है क्वांटम मैकेनिक्स और एक विषय है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दो विषय मुझे इतने अच्छे लगते थे, मैं उसका शब्दों में नहीं बोल सकता। आज भी मुझे लगता है क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे शरीर में घुसी हुई। मैं कुछ बोलता भी हूँ, सोचता हूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स की ही बातें करता हूँ। तो क्या हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ऐसे प्रश्न आने लगे, मैं पुस्तकें पढ़ता था, समझता था, कुछ ऐसे डाउट थे तो मुझे लगता था ये कैसे हो सकता है, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ ऐसे डाउट थे कि कैसे हो सकता है। मैं उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता था, लोगों से पूछता था, किताबों में पढ़ता था, मुझे कहीं जवाब नहीं मिलता था। और मुझे लग रहा है ये शायद 2012 की घटना है, 2012 के आसपास। मैं एक दिन दिल्ली से अपने घर जा रहा था, गांव की तरफ जा रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर अभी भी आप जाइए तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे गीता प्रेस की दुकान है, अभी भी है। अच्छा। तो मैं ऐसे ही, सब लोग जैसे ट्रेन खड़े थे, मैं भी अपना ट्रेन जाके वेट कर रहा था, ट्रेन का प्रयागराज से जाना था। और ट्रेन 1 घंटे पहले पहुंच गया तो मैं घूम रहा था। तो वहाँ जैसे पहुँचा तो गीता प्रेस की दुकान पे से पहुँच गया, देखा तो एक किताब रखी थी स्वामी विवेकानंद जी की। कोई एक ऐसे मैंने लिया 150 रुपये किताब की, तो मुझे लगा चलो ले लेते हैं, रास्ते भर अब दिन भी मतलब यात्रा भी निकल जाएगी पढ़ते हुए। तो सिर्फ उसी शौक की वजह से वो किताब ले लिया कि बस ये रात का घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे बस। काफ़ी मोटी किताब थी तो वो मैं रास्ते में 1-2 चैप्टर ही पढ़ा। 1-2 चैप्टर में ही मुझे लगा रही इस किताब में तो वो डाउट है जो मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ, बस वो। फिर उसके बाद यकीन मानो बेटा, वो किताब तो मैंने ली थी 3 घंटे पढ़ने के लिए, फिर उस किताब को मैं 3 साल पढ़ा। कौन सी किताब थी? वो प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद जी का था।
और मैं उसको दो टाइम नहीं मिलता, इतनी व्यस्तता रहती, मैं उसको धीरे धीरे 2 पेज 4 पेज करके, और 3 साल में उसको पढ़ा। 3 साल में पूरी किताब मैंने समाप्त की। और वो पढ़ते पढ़ते मतलब बताया ना, मैं 2012 में वो किताब आई और ये सब करते करते 2014-15 हो चुका था। उस समय मेरे अंदर इतना मतलब क्या कहते हैं, इतनी ऊर्जा भर गई थी, नहीं ये तो साइंस का साइंस है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के डाउट पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे लगा ये तो जो क्वांटम मैकेनिक्स का भी ये बहुत ऊपर का चीज़ है। बस यहीं से मन में लगी कि योग में जाना है, और ईश्वर की कृपा हुई, सबका सहयोग रहा कि मैं जा पाया। और वहाँ जाके देखा कि जो मैं सोच रहा था वो सही है। योग का जब हम लोगों का पहला क्लास हुआ वहाँ पे, तो वहाँ डिफिनीशन ही बताई गई कि योग इज सटल साइंस। तब मुझे लगा रहे तो मैं सही जगह गया, सूक्ष्म विज्ञान का विज्ञान है ये। बस अब इस तरह जो है, ये बात आप जो सही करें कि योग जो है सिर्फ शरीर को ऐसे कर लेना, हाथ पैर को घुमा लेना योग नहीं, ये विज्ञानों का विज्ञान है। ये सारे विज्ञान, सारे विषय, जितने विषय आप पढ़ते हैं सुनते होंगे, इन विषयों के मूल में क्या है? सभी के मूल में योग ही है। ये मेरा डाउट बेलूर मठ में, मतलब पहले जो सोचता था, बेलूर मठ में जाके एकदम क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन है योग की। एक और सवाल मेरे को पूछना था कि योग तो आपने बता दिया कि साइंस का भी, साइंस जो है वो योग बन जाता है, लेकिन जैसे सात्विकता है, आप बहुत फॉलो करते हैं सात्विकता को, सात्विकता अलग कैसे है योग से? योग और सात्विकता क्या अलग हैं? अगर हैं तो मतलब क्या है? अलग नहीं बेटा, ये तो सिर्फ मैं कहूँगा नाम है। जो योग में जाएगा वो सात्विक बन ही जाएगा, जो सात्विक फॉलो करेगा वो योगी ही है। सात्विक शब्द का मैं मतलब बताऊं तो कहाँ से आया, अगर आप भगवत गीता के अध्याय 17 के 8वें श्लोक में सात्विक खाने की चर्चा की गई कि सात्विक खाना किसको कहते हैं। वो अगर मैं श्लोक 3 तरीके के गुण होते हैं। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जैसे आप ये सुने हैं। तो वहाँ सात्विक का जो परिभाषा है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। ऐसा वहाँ सात्विक आहार यानी हम खाना क्या खाते हैं वो बताया गया। सात्विक शब्द की व्याख्या की गई कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और प्रसन्नता, ये 5 चीज पढ़े। ये तो हमारी भगवत गीता की जो हमारा सिलेबस में था, तो हमने क्लास में पढ़ा। तो फिर मैंने वहाँ महाराज जी से पूछा, स्वामी वेदार्थानंद महाराज जी, विनोद महाराज जो हमारी क्लास लेते थे, और स्वामी कलेशानंद महाराज जी, संदीप महाराज उनका नाम है, तो ये लोग क्लास लेते थे। तो मैंने पूछा, महाराज जी जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, प्रसन्नता, ये तो सबको चाहिए? तो बोले हाँ, ये तो सबको चाहिए। तो फिर मुझे लगा था ये सात्विक आहार तो सबको खाना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, सबको खाना चाहिए। बस वहीं से सात्विक शब्द मैंने उसको पकड़ लिया, और कि फिर यही सोचा कि हाँ, जब भी योग की बात करेंगे हम सात्विक की बात करेंगे, क्योंकि ये 5 चीजें तो सबको चाहिए। कौन ऐसा है जो आयु नहीं चाहता, बुद्धि नहीं चाहता, बल नहीं चाहता, आरोग्य नहीं चाहता, प्रसन्नता नहीं चाहता? फिर वही योग में जो चीजें हम सिखाते चले गए, उसी को सात्विक जीवन शैली, सात्विक लाइफ स्टाइल कहते चले गए। सात्विक लाइफ स्टाइल ऐसे कोई शास्त्र में कोई अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ। वो उस क्लास में जो चर्चा हुई महाराज जी से, जो मेरी बुद्धि ने मुझे कहा कि हाँ, ये तो सात्विक आहार था, उसी सात्विक को मैंने शायद और बड़ा डोमेन दिया। मैं सात्विक विचार कहना लगा कि नहीं, विचार भी ऐसा होना चाहिए, संस्कार ऐसे होने चाहिए, हमारे रिलेशन ऐसे होने चाहिए, सात्विक हर वो चीज़ जिससे हमारी ये 5 चीज़ बढ़ जाए। तो मैं तो यही मानूंगा, योग और सात्विक दोनों एक ही चीज़। अगर आप योग करते हैं तो सात्विक बन जाएंगे, और सात्विक फॉलो करें तो आप योगी कहलाएंगे। ये सर, ऐसे ऐसे सात्विक बनना है किसी को, तो आप क्या कहेंगे, कैसे सात्विक बना जाए? शुरुआती इसमें ये कहेंगे, अगर हम अपने व्यक्तित्व को एनालाइज करें, जैसे मेरा भी आपका, और ये फिर मैं उपनिषद को कोट करूँगा। एक तैत्तिरीय उपनिषद है बेटा हमारा, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इस पूरी पर्सनालिटी की एनालिसिस की गई। हम लोग जो सामान्य आजकल मेडिसिन या जो मेडिकल साइंस है, या जो जूलॉजी, बॉटनी में सब कैसे पढ़ते रहते हैं कि भाई शरीर में ऑर्गन्स हैं, ऐसा ऐसा है, हम अंदर जानते हैं ऐसे ऐसे ऑर्गन हैं। वहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में शरीर की ऐसी एनालिसिस की गई है, उतना एनालिसिस तो मैं अभी तक साइंस में नहीं पढ़ पाया। ऐसे तो मैंने भी जूलॉजी, बॉटनी पढ़ा हुआ है, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो डॉक्टर वगैरह हो गए हैं, लेकिन वैसी एनालिसिस मैंने नहीं सुनी जो तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोला गया, किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी होता है, जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, ये 5 लेयर में बना है। और ये जो देख रहे हैं फिजिकल बॉडी, ये सिर्फ एक लेयर है, अन्नमय कोश। तो यानी मैं ये समझ पाया कि जो लोग ये सब
साइंस वाले जब बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ये सिर्फ 20% पढ़ते हैं, 80% तो कोई पढ़ता ही नहीं है। सर कौन सी 5 ले रहे, 5 चक्रा के बारे में बात हो रही है? ये बेटा जो हमारा ये अन्नमय जो बॉडी दिख रही है, जैसे आपका बॉडी दिख रहा है मेरा, ये अन्नमय कोश है, यानी आपके पर्सनालिटी का सिर्फ एक लेयर है ये। हाँ। इसके अंदर एक दूसरी लेयर है जो आप श्वास लेते हैं, सांस ऐसे कर रहे हैं, ये भी आपकी पर्सनालिटी है। जैसे हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, मैं आपको पहचान होगा, आप शुभ हैं, आप मुझे पहचान रहे कि सुभाष जी हैं, आपको पता है कि आपकी सांस भी आपकी पहचान है। अगर आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न देखा जाए और मेरा ब्रीदिंग का पैटर्न, तो इस कायनात में जो आपका पैटर्न है वो आपका अकेला ही है, और वैसे मेरा भी। यानी मैं कह रहा हूँ जैसे हम फेस देख के पहचानते हैं, ब्रीदिंग देख के भी लोगों की पहचान की जा सकती है। वो तो सर हम जब एक्टिंग करते हैं तो हमको भी एक सिखाया जाता है कि स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न होता है हर एक इमोशन का, हर एक व्यक्ति का। तो वो जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसी को कहते हैं प्राणमय कोश। ये अन्नमय कोश हो गया, दूसरी लेयर हमारी पर्सनालिटी कोई प्राणमय, उसी से प्राणायाम शब्द का हुआ है, जिससे श्वास का। और तीसरा बेटा जो लेयर होता है, जो मन में थॉट, इस समय जैसे आपके मन में कुछ और विचार आ रहे हैं, मेरे मन में कुछ और विचार, कोई और व्यक्ति, इस समय जो आपके मन में विचार आ रहा है, इस पूरी कायनात वो विचार सिर्फ आपका ही है। जो मेरे मन में आ रहा है वो मेरा है। तो यानी हम विचार देख के भी किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, यूनिकनेस उसकी। तो जो तीसरी लेयर है, जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, जो मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, उसको बोलते हैं मनमय कोश। और फिर इसके अंदर एक और चीज होता है, बुद्धि। बुद्धि मतलब जिससे हम निर्णय लेते हैं। निर्णय लेना मतलब कि मैं बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं खाऊंगा, एक ही चीज आपके सामने, अभी मैं एक गिलास पानी रख दूं तो हो सकता है मेरी बुद्धि कहेगी नहीं मैं बाद में पीऊंगा, आपकी बुद्धि कहेगी चलो घूट घूट पी लेते हैं। ये जो निर्णय लिया आपने, इसको कहते हैं, जहाँ डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, वो हमारा है विज्ञानमय कोश। ये चौथा लेयर हुआ। अब 5वां लेयर होता है बेटा, जैसे एकदम विज्ञान, बुद्धि भी कैसे एनालाइज करे, जो मेमोरी होता है हमारा, कहीं ना कहीं डेटा स्टोर है, कहीं ना कहीं हमें किसी ने सिखा रखा है कि ये गिलास है, ये पानी है, तभी तो आपने, तो वो जो जहाँ डेटा स्टोर है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। तो ये पर्सनालिटी का हमारा 5 लेयर हुआ, और जिसको योग में जाना है 5 लेयर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में जो लोग शरीर का जो करते हैं, हाथ को ऐसे कर लिया, कोई रनिंग करता है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, ये सब पहले लेयर पे है, पहले लेयर पे काम, बाकी 4 लेयर पे भी तो काम करने हैं। तो इस तरह अगर किसी को योग में आगे जाना है, शुरुआत भले पहले लेयर से करे, लेकिन उसे पता हो कि बाकी 4 लेयर और है जिस पर काम करना। तो मतलब आपके बॉडी, फिर आपकी ब्रीदिंग, फिर आपके थॉट्स, फिर उनसे जो आपका डिसीजन आता है, और इन द एंड आपकी जो मेमोरी है, ये सब 5 चीजों, 5 पे हमें काम करना पड़ेगा, और तब जाके योगी सही में बनेंगे, देश योगी बनेंगे। और योग से इन 5 को टारगेट करा जा सकता है। योग 5 लेयर पे सब अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं कहूँ कि फिजिकल बॉडी पे अगर काम करना है तो हम आसन करेंगे, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, ये सब फिजिकल लेवल पे होता है। अगर जब ब्रीदिंग लेवल पे हो जाते हैं तो ब्रीदिंग लेवल पे लोग प्राणायाम करते हैं योग में। कुछ लोग देखे गाना गाते हैं, जो भजन करते हैं, भजन भी ब्रीदिंग लेवल पे है। सर जैसे ये कभी कभार जब कोई परफॉर्म करता है, अब मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपनी उसमें इतना खो जाता हूँ कि मेरे लिए वो मेडिटेशन हो जाता है। बिल्कुल, मैं कभी स्टेज पे चढ़ा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे किसी के भी साथ हो सकता है, कोई आर्टिस्ट है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो किस प्रकार का योग होता है? ये योग है बेटा, मेडिटेशन का मतलब है किसी एक चीज को ध्यान से करना। जरूरी नहीं कि आप ऐसे बैठ के करें तभी मेडिटेशन है। अगर आप अपने काम में पूरी तरह से मन लगा रहे हैं, वो अपने आप में मेडिटेशन है। एक मान लीजिए हाउस वाइफ है, घर पे खाना बना रही है, अगर वो ऐसे बेलन चला रही है और पूरे ध्यान से बेलन में ही रम जाए, वो भी अपने आप में मेडिटेशन है। कोई झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाए बढ़िया से, मेडिटेशन है अपने आप में। किसी भी काम को ध्यान से करना, पूरी तरह इंगेज होकर करना, यही मेडिटेशन है। कोई भी, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं तो अपना जैसे गाड़ी चलाता हूँ तो मैं जब स्कूटी पकड़ता हूँ तो मैं पूरे ध्यान से उसको पकड़ता हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं उसको जब क्लच दबाता हूँ, जब ये करता हूँ तो मैं पूरे ध्यान से करता हूँ। मेरा गाड़ी चलाना भी मेरे लिए मेडिटेशन है। तो योग सिर्फ वो नहीं है जो आप 5 मिनट बैठ के नहीं कर लेते हैं। योग ऐसा चीज है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। वो 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। बस आप ध्यान करके कोई काम करो, तो ध्यान करके करो, वो मेडिटेशन। अच्छा सर, लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो जितना मैंने सुना, मेरे को लगता है स्वामी विवेकानंद जी जो हैं,
वो आपकी ज़िंदगी में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किया है, तो उनकी कोई एक स्पेसिफिक बात जो आपको हमेशा याद रहती है, जो आपकी मनपसंद है, कोई एक जो अभी याद आ रही है? हाँ, नहीं वही कर रहे हैं। स्वामी जी की जो बात है वो तो इतनी सारी बातें हैं, मैं कौन सी उसमें बताऊं, लेकिन मैं स्वामी जी का एक कोटेशन मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे बहुत, इनफैक्ट जब मैं छोटा था घर में मेरी सिस्टर ने एक पोस्टर लगा रखा था, और ये करीब तब की बात है जब मैं शायद हाई स्कूल में पढ़ता था, तब की बात है। वो पोस्टर था स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और ये बात मैं रोज देखता था कि स्वामी जी की फोटो लगी है, ऐसे लगा है, तो उसका मतलब मैं नहीं समझता था। ये तो जब मैं बेलूर मठ में गया, वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पे समझने लगा स्वामी जी को, तब मुझे वो बात, यानी जो पोस्टर मैं पिछले 25 साल से देख रहा था, उसका मतलब मुझे बेलूर मठ में जाकर समझ में आया, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और स्वामी जी की यही बात शायद मेरे जीवन का आधार बन गई है। मैं हमेशा वही देखता रहता हूँ, हर समय कोई भी निर्णय करना हो तो मैं यही देखता हूँ, मैं स्ट्रेंथ चूज कर रहा हूँ या डेथ चूज कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ चूज किया तो मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, और अगर मैंने वीकनेस चूज किया तो वही मेरी डेथ हो जाती है। तो मैं दिन भर गिनता रहता हूँ कितनी बार जिया, कितनी बार पैदा हुआ और कितनी बार मरा। दिन भर में लगता है आज 20 बार मरा, ऐसा मैं काउंट करता हूँ। तो मेरे लिए डेथ वो नहीं जो आखिरी दिन को होगा, डेथ वो है जो काम आपको करना चाहिए और आपने नहीं किया, रोज जीते, वही रोज हर क्षण हम जीते मरते रहते हैं। तो स्वामी जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कैसे उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दे दिया है कि आप अपने एक मिनट टू मिनट क्या सेकंड टू सेकंड एनालाइज कर सकते हैं कि वेयर योर पाथ इज गोइंग, हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। ये बात मैं बहुत प्रणाम करता हूँ स्वामी जी को, इतना अच्छा लाइन मुझे ये समझने में 25-30 साल लग गए। सर लाइन इतनी गहरी है। हाँ, बहुत गहरी। अब सर बस अब मैं चाहूँगा कि अब मतलब हम ये जो इन्फॉर्मेशन हमने व्यूअर्स को दी है उसके साथ हम जा सकें। बस एक लास्ट चीज़ कि लोग ये जो योग के पथ पर कैसे चल सकते हैं, YCB का जो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप योग से जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू आप देश योग से जुड़ सकते हैं, कैसे देश योग उसमें हेल्प कर सकते हैं, एक बारी छोटी सी कुछ एक लाइन इसके बारे में बेटा मैं बताऊँ। YCB जो है मतलब एक संयोग ही है कि YCB स्वामी विवेकानंद जी का आपको पता है बचपन का नाम नरेंद्र है, और YCB को लाने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी है। ये बड़ा मैं वो ऐसा नहीं, लेकिन मैं कनेक्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी की चेतना शायद उनके अंदर कभी आई, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको पता है बेटा वो नरेंद्र मोदी जी जो है स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े अच्छे फॉलोअर हैं। बचपन से प्रधानमंत्री जी ने शायद स्वामी जी के लिटरेचर को पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी की चेतना ये काम कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और वहाँ बोल के चले आए योग के बारे में, जो यूनाइटेड नेशंस में, वो शायद स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से ही उनके मुंह में वो शक्ति आई। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि शायद स्वामी जी वो राह दिखा रहे हैं सबको कि सबको योग के रास्ते पे कैसे जाना चाहिए। और सिर्फ मतलब भारत के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को योग पे ले जाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, हमें योग के प्रोफेशनल सप्लाई करने हैं पूरी दुनिया में। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशंस में जाके बोली कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, और यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाने के लिए, क्योंकि अब जब पूरी दुनिया में योग के प्रोफेशनल दें तो एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड एजुकेशन देना पड़ेगा, और इसी के लिए YCB की स्थापना हुई। और इसमें जो देश योग का जो योगदान है वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो YCB का सिलेबस है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जो सिलेबस तय कर रखा है, वो सिलेबस का हम लोग सिर्फ एक पास करने के लिए बच्चे जो स्टूडेंट आते हैं उनको नहीं पढ़ाते, पास तो कोई भी कर जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो देश योग 4-5-6 महीने की क्लास चलाता है, मैंने इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लिया है कि मैं बता नहीं सकता। सिर्फ उस जर्नी से जो लोग गुजरते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं पास करते, बल्कि उस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेते हैं। और अब तक देश योग में करीब 300 के आसपास लोग टीचर बन चुके हैं, जो योग टीचर, वो सब यही कहते हैं कि सर एग्ज़ाम पास करना तो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया, जो आपने बातें बताई उसको हमने जीवन में उतारा, जीवन में उतारने जो बदला हुआ बहुत आगे ले जाता है। मतलब वो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की डिग्री लेने से बहुत आगे। देश योग ये करता है कि न सिर्फ पढ़ाता है, बल्कि उसको हम जीवन में कैसे उतारें ये बताता है। अब बताने का तरीका वो नहीं कि हम ऐसे फार्मूला बता चले जाते हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो सब अपने जीवन में उतारते हैं। आप जब जिससे पढ़ते हैं उसको देखते हैं, अरे ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम लोग वो करते हैं तब किसी को बोलते हैं।
तो लाइव एकदम लिविंग एग्जाम्पल आपको देश योग मिलते हैं कि जो हम योग शास्त्र की बातें पढ़ रहे हैं उसको जीवन में क्या उतारा जा सकता है क्या, ऐसे लोगों से देश योग भरा पड़ा है। इसलिए मेरा जो भी लोग देश योग में आते हैं खुद ही 4-6 महीने समझ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ कोई डिग्री की पढ़ाई नहीं हो रही बल्कि पूरे व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जिंदगी नामक जो डिग्री है, यस एकदम जिंदगी में पढ़ाई, जो जिंदगी नामक एग्जाम उसमें कैसे पास करेंगे ये सिखा दिया जाता है। बिल्कुल, ये 6 महीने में सिखा दिया जाता है। सर बस आई बिलीव ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है व्यूअर्स के लिए, एंड इस सारी इन्फॉर्मेशन को सोकिंग करने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिएगा। तो आई बिलीव यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं अपना ये थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक यंग बच्चा जो है इतनी सारी जानकारियाँ पूछ रहे हैं। आप भी योग का अभ्यास करें और अपने सारे जो आपके माध्यम से मैं आपकी जो युवा पीढ़ी है, जो इस एज के लोग हैं, मैं उनको कहूँगा जो है आप लोग एक बार योग को समझें, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को समझें, तब आप समझ पाएंगे। आप सभी अपने जीवन का मुझे लग रहा है लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। मुझे एक ही बार कहूँ, एक किताब ने कैसे जीवन का लक्ष्य दे दिया, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं, बस घूमते हुए किताब हाथ में लगी और जीवन बदल गया। तो एक बार सभी लोग योग को समझे और स्वामी विवेकानंद जी को समझे, यही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, जय देश। जय देश। तो गाइस ये था हमारा योग वार्ता का पहला एपिसोड। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको और किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, एंड नए एपिसोड में हम आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बने रहिएगा। इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने और कैसे योग की पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसने सुभाष जी को कैसे किया और कैसे हम सबको योग के पाथ पर चलना चाहिए। तो बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब योग के पाथ पर चलें और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा हमेशा बने रहें। और बस इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने के लिए। धन्यवाद। जय देश योग।